अमांस रितिका की तरफ देख रहा था जो शॉपिंग किए जा रही थी। वो दोनों इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में थे। वो रितिका के पास आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रितिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है, और खबरदार अगर तुमने मुझे एक भी चीज़ कम लेने को कही तो मैंने ये जितनी भी ड्रेसेस सिलेक्ट की है मुझे वो साड़ी की साड़ी चाहिए। उसकी बात सुनकर अमांस ने सामने ड्रेस की तरफ देखा जो तकरीबन 15 से 20 थी और एक एक ड्रेस 1-1 लाख की थी और उसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। उसने अपनी पॉकेट से अपना कार्ड निकाला। हालांकि वो चौहान इंडस्ट्री संभाल रहा था लेकिन वहाँ पर उसे सिर्फ सैलरी मिलती थी। वो वहाँ का बॉस बेशक था पर लोगों की नज़र में था, लेकिन उसका असली बॉस वो नहीं था बल्कि सब कुछ समस्तिका के नाम पर था। वो वहाँ से घोटाला करके लूट सकता था, वो लूट लेता था, लेकिन फिर भी उसके पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं थे। वो रितिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे देर हो रही है, क्या हम घर चले? रितिका गुस्से से बोली, मेरी शॉपिंग बिल देखकर तो तुम्हें देर होना ही चाहिए था। मैं बता रही हूँ तुम्हें अमांस, मुझे ये सारी चीज़ चाहिए। अगर तुमने मुझे ये सब नहीं लेकर दिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। अमांस जल्दी से बोला, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ शॉपिंग के लिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बेबी डिलीवर होने वाला है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? रितिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब इतना पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो फिर मेरे साथ इस तरह के बिहेव क्यों कर रहे हो? ये बच्चा तुम्हारे लिए करोड़ों की टिकट है, अब इस पर लाखों तो खर्च करना पड़ेगा ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। अमांस ने अब अपनी पॉकेट से दूसरा कार्ड निकाला जो वो बहुत कम यूज करता था क्योंकि उसमें वो पैसे बचा कर रखता था। उन पैसों के बारे में रितिका बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसने उस कार्ड से रितिका की शॉपिंग की पेमेंट की और फिर रितिका के साथ घर वापस आ गया। घर आते ही जब वो अपने कमरे में आया तो रितिका उन ड्रेस को क्लोजेट में लगाने लगी। तभी अमांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही पैसे उड़ाती हो? रितिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आदत है, मेरे डैड ने मुझे बहुत ही प्यार से रखा था, उन्होंने मेरे हर नखरे उठाया और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अगर तुम जैसे भिखारी के साथ रहने की आदत होती तो शायद मैं एडजस्ट कर सकती थी। अमांस गुस्से से कांपते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज। रितिका भी तुरंत बोली, तो पहले अपनी जुबान भी सोच समझकर खोला करो ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम ये जो मेरे सामने प्यार का ड्रामा करते हो वो क्यों करते हो? क्योंकि मेरी कोख में तुम्हारा होने वाला बच्चा है जो तुम्हारे लिए चौहान इंडस्ट्रीज और चौहान प्रॉपर्टी की टिकट की तरह है, जिस टिकट के जरिए तुम सब चीज़ों पर कब्जा पा सकते हो। इस घर को वंश देकर तुम यहाँ के मालिक बन सकते हो। अब ऐसे में तुम्हें मेरे नखरे तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे, वरना मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। अमांस ने गुस्से से मुठियाँ कस ली। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, साला तुम जैसी लड़कियाँ लड़कियों के नाम पर कलंक होती हैं। एक वो समस्तिका थी जिसे पैसे इन प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था, और एक तुम हो जिसे बस सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। रितिका व्यंग से बोली, और वो लड़कियां सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए होती हैं। पत्नियां तो हम जैसी लड़कियां बनती हैं जो तुम जैसे लड़कों को अपने उंगलियों पर घुमाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, वरना उस समस्तिका का तो तुम्हें पता ही है, हर कोई बस उसे खिलौना समझकर खेल गया उससे। लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे साथ चालबाजी करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें ऐसा घुमाऊंगी कि तुम 7 जन्म याद रखोगे। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई और अमांस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसे इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आस्तिक मुस्कान के साथ खड़ा था और उसे एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही थी क्योंकि उसे आगाज का नंबर याद आ गया था। उसने अभी अभी मुस्कान को आगाज का नंबर बताया था 9876543210, और मुस्कान को वो नंबर मिलते ही उस पर कॉल लगा दिया था, लेकिन सामने वाला कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। मुस्कान तकरीबन 10 बार इस नंबर पर कॉल कर चुकी थी पर एक बार भी सामने से आगाज ने फ़ोन नहीं उठाया, और आखिर अब मुस्कान ने हार कर समस्तिका की तरफ देखा और अपना सर ना में हिलाया। आस्तिक की आंखों में आंसू आ गए और मुस्कान भी रोने लगी थी। तभी डॉक्टर आसी की वार्ड से बाहर निकले और बोले, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है मिस मुस्कान,
आप प्लीज़ हमें आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे का अरेंजमेंट कीजिए, वरना हमें मजबूरन आशी को इस हॉस्पिटल से निकालना होगा। आपको उसे किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। उसने तुरंत समस्तिका को कॉल किया, लेकिन समस्तिका का नंबर लग नहीं रहा था। वहीं समस्तिका दर दर भटक रही थी आशी के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन कहीं भी उसके पास अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में अब बार बार मुस्कान की कही हुई बातें चल रही थी। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से उलझा हुआ था। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा। उसने तुरंत अपना फ़ोन रिसीव किया। सामने से मुस्कान की आवाज़ आई, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आओ समस्तिका। समस्तिका उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोली, आशी ठीक तो हो? मुस्कान सामने से बोली, तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, उसकी बात बताती हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। उसकी बात सुनकर अब समस्तिका ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। तकरीबन 15 मिनट में ही वो हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और डॉक्टर आशी को हॉस्पिटल से निकालने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया था कि पेशेंट के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो इस पेशेंट का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे थे। समस्तिका को जब ये बात पता चला तो वो तुरंत डॉक्टर के पास आई और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए डॉक्टर, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी आशी को बचा लीजिए। मैं पक्का आज रात तक पैसे उसकी बात पूरी होती उससे पहले। डॉक्टर बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए। ये बोलते हुए उन्होंने नर्स की तरफ इशारा किया तो नर्स समस्तिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आने लगी। समस्तिका इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था आशी को बचाने का। मुस्कान डॉक्टर के केबिन से बाहर आई और बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? थोड़ी मोहलत मांगो ना समस्तिका। समस्तिका ने अपना सर ना में हिला दिया। मुस्कान गुस्से से बोली, एक तो तुम भी अपनी जिद छोड़ नहीं रही हो। मैंने कहा ना तुमसे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती हो? क्यों तुम आशी की लाइफ के साथ रिस्क ले रही हो? अगर हमने आशी को खो दिया तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। समस्तिका चिल्लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आशी को नहीं खो सकती। एक वही तो मेरे जीने की वजह है, वरना ये समस्तिका तो कब की मर चुकी होती। एक वही तो जिसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। बोलते हुए वो वक्त को याद कर रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, हालांकि पूरी फैमिली उसके साथ मौजूद थी। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे बताया कि समस्तिका प्रेग्नेंट है तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर की बात सुनकर समस्तिका हैरान थी। हालांकि उसे आगाज के अलावा किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन वो जानती थी अगर वो आगाज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगी तो एक बार फिर से उसके कैरेक्टर पर सवाल उठेगा, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो इस प्रेगनेंसी के बारे में अभी फ़िलहाल किसी को कुछ नहीं बताएगी। और फिर अगले 2 दिनों में किस्मत ने ऐसा खेल रच दिया कि आगाज ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अगर समस्तिका को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता होता तो अपनी और आस्तिक की जान ले लेती, लेकिन उस नन्ही जान के लिए जो उसके पेट में पल रही थी उसकी वजह से वो ये कदम नहीं उठा सकती थी। हालांकि उस वक्त जब आगाज उसे उस पहाड़ी पर छोड़कर गया था तो एक औरत और एक बच्चा वहाँ पर आए थे और वो औरत अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। जैसे ही उसने समस्तिका और आस्तिक को देखा वो तुरंत उन पर झपट्टा मारने लगी। शायद उसे समस्तिका और आस्तिक के कपड़े पसंद आ रहे थे। समस्तिका और आस्तिक वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन दोनों माँ बेटे ने उन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया था। समस्तिका उस वक्त वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। एक्सीडेंट से उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया था और ऊपर से वो औरत अपने हाथ में ईंट उठाकर बोली, अगर तूने मुझे अपने कपड़े नहीं दिए तो मैं तेरे बेटे की जान ले लूँगी। उसकी धमकी सुनकर समस्तिका डर गई और उसने तुरंत आस्तिक के कपड़े निकालकर उस पागल औरत के बेटे को दे दिए और उसके बेटे के कपड़े आस्तिक को पहना दिए थे और वहाँ उसने अपने कपड़े के साथ भी किया। मौका पाते ही वो तुरंत आस्तिक को लेकर वहाँ से भाग गई और सीधा रेलवे स्टेशन आई, जहाँ पर उसे सामने जो ट्रेन दिखाई दी वो बस उसमें बैठ गई और कब और कैसे कश्मीर पहुँची उसे पता नहीं चला। मुस्कान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका एकदम से अतीत की यादों से बाहर आई। मुस्कान रोते हुए बोली,
हमारे पास वक्त बहुत कम है समस्तिका, हमें मुंबई चलना होगा। देखो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिससे मुंबई पहुंच सकते हैं और उसके बाद हम तेरी फैमिली से हेल्प मांग लेंगे। तुम बोलती थी ना तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, बस तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच गलतफहमियां हैं तो ठीक है, हम तुम्हारे पति से हेल्प नहीं मांगेंगे लेकिन तुम्हारी फैमिली से तो हम हेल्प मांग सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो जानती थी वो अगर घर जाएगी तो दादाजी उस पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे और आसी पर तो वो अपनी पूरी दुनिया लुटा देंगे। उसने अपने आंसू साफ किए और तुरंत अपनी जगह से उठी। वो आसी के वार्ड की तरफ आई जहाँ पर आसी गहरी नींद में सो रही थी। उसने आसी को तुरंत अपनी गोद में उठाया और फिर मुस्कान और आस्ती के साथ वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्रीज अमांस इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। तभी 3-4 लोग उसके कैबिन में एंटर हुए। उन लोगों को देखकर अमांस का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। वो अपनी जगह से उठने लगा लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोला, बैठ जाइए मिस्टर। चौहान खड़े होकर, शायद आप हमारी बात सुन नहीं पाएंगे, गिर गए तो कहीं मर जाए तो आप इसलिए बैठे बैठे ही बात कर लीजिए। ये बोलते हुए वो आदमी सामने चेयर पर बैठ गया था और उसके साथ ही बाकी के आदमी भी वहाँ पर बैठ गए। उनमें से एक मिस्टर वालिया अमांस की तरफ देखते हुए बोले, आप चाहते हैं क्या मिस्टर चौहान? अमांस कांपती हुई आवाज़ में बोला, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर वालिया? तभी मिस्टर तनुज बोले, ये तो आप ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर चौहान। कहीं आप ऐसा तो नहीं चाहते कि हम लोग आपकी सच्चाई सबको बता दें कि कैसे आप चौहान इंडस्ट्रीज़ का नाम लेकर हम जैसे लोगों से लोन ले रहे हैं और फिर लोन भरने के नाम पर आप हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर रहे हैं। देखिए, एक वार्निंग देने आए हैं हम आपको। अगर कल सुबह से पहले आपने अपने हम सबको हमारे पैसे नहीं दिए तो हम लोग चौहान इंडस्ट्रीज से बाहर धरना पर बैठेंगे। साथ ही साथ मीडिया वाले चौहान मेंशन भी पहुंच जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कल सुबह तक आप हमारे पैसे का इंतजाम कर लें, वरना कल का दिन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी मिस्टर आहूजा बोले, और आप इस वार्निंग को हमारी आखिरी वार्निंग समझिएगा। अब या तो आप हमें हमारे पैसे देंगे या फिर आप और आपका पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा। वैसे भी अगर हम लोग किसी की शर्म लिहाज करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आगाज चौहान हैं। उनके नाम पर हम आपको छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपके और उनके बीच क्या चल रहा है ये तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कल सुबह तक अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो आप बहुत पछताएंगे। अमांस कुछ बोलता उससे पहले ही वो लोग अपनी जगह से उठ गए। अमांस तुरंत बोला, आप एक बार मेरी बात। लेकिन वो सब बोलते ही रह गया और वो सब लोग अब केविन के बाहर की तरफ जा रहे थे। अमांस बस उसे जाते हुए देखता रह गया और अब उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। पानी सर के ऊपर से तैरने लगा था। वो गुस्से से काँपते हुए बोला, अब बस बहुत हुआ। कभी मुझे मेरी बीवी जलील कर रही हैं तो कभी ये 2 कौड़ी के लोग। जब सब कुछ मेरा है तो फिर मैं लोगों की बातें क्यों सुनूं? अब मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आगाज और समस्तिका दोनों चौहान प्रॉपर्टी छोड़कर चले गए, लेकिन वो बूढ़ा मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे मेरे पैसे कैसे नहीं देता। अब तो मैं अपना हक लेकर रहूँगा। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और चौहान मेंशन निकल गया। अमांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अमांस तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही वो जोरों से चिल्लाया, दादाजी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वैष्णवी जी जो अपने कमरे में बैठी थी वो तुरंत बाहर की तरफ आईं। उन्होंने हैरानी से अमांस की तरफ देखा और बोली, ये क्या बदतमीजी है अमांस? तुम कैसे पापा जी का नाम लेकर चिल्ला रहे हो? अमांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इसलिए प्लीज़ आप चुप रहिए। रितिका जो आराम से अपने कमरे में बैठी थी वो बाहर की तरफ आई। वो भी चौंकते हुए अमांस की तरफ देख रही थी कि अचानक से आज अमांस के अंदर का सोया हुआ मर्द कैसे जाग गया, जो इस तरह से दादाजी का नाम लेकर चिल्ला रहा है। वही गिरिराज जी जो अपने कमरे में सो रहे थे। अमांस के चिल्लाने से उनकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठे और बाहर की तरफ आए।
अमांस एक बार फिर से जोरों से चिल्लाया, दादाजी आज आपको मेरी बात सुननी ही होगी। बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मेरी बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई है। आपको ये चौहान प्रॉपर्टी मुझे देनी ही होगी। ये बोलते हुए उसकी नज़र सामने ऊपर की तरफ थी, जहाँ पर अब गिरिराज जी आकर खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ रेलिंग पर रखे हुए थे। वैष्णवी जी तुरंत अमांस की तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने जो समस्तिका के साथ किया है उसके बाद तुम्हें इस घर में सिर्फ रहने दिया जा रहा है क्योंकि रितिका प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम दोनों भी इस घर में नहीं होते। अमांस गुस्से से बोला, और आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल भी नहीं सकते। बेशक से रितिका प्रेग्नेंट हो या ना हो, इस घर पर मेरा भी हक बनता है। मैं भी इस घर का खून हूँ। गिरिराज जी गुस्से से चिल्लाकर बोले, खून नहीं, नाजायज खून, और नाजायज खून का कभी किसी भी चीज़ पर हक नहीं होता। उसकी बात सुनकर अमांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाकर बोला, ओह रियली, मतलब आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? गिरिराज जी सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आए और बोले, नहीं दूंगा। तुमसे जो होता है तुम कर लो। ये चौहान प्रॉपर्टी और चौहान मेंशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का है, और वो है समस्तिका और उसका बेटा आस्तिक। इन दोनों के अलावा चौहान प्रॉपर्टी पर किसी का कोई हक नहीं है। अमांस गुस्से से बोला, मैं भी देखता हूँ कि आप लोग मुझे मेरा हक कैसे नहीं देते। अब अगर मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। रितिका तुरंत बोली, वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो अमांस, ये लोग तुम्हें ऐसे कैसे तुम्हारा हक नहीं देंगे। और मुझे तो समझ नहीं आता कि इन लोगों की जुबान पर हमेशा समस्तिका का नाम क्यों रहता है। जब वो इस दुनिया से चली गई हैं तो क्या वो नर्क में बैठी बैठी इस प्रॉपर्टी के मज़े लेंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। जब वो इस दुनिया में ही उसकी बात पूरी होती, उससे पहले ही वैष्णवी जी चिल्लाकर बोली, खबरदार अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो रितिका, आज मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम मेरी समस्तिका के बारे में इस तरह से बातें नहीं कर सकती। रितिका भी चिल्लाकर बोली, क्यों नहीं कर सकती? जब उस लड़की के ना होने पर आप लोगों का ये हाल है तो पता नहीं अगर वो लड़की यहाँ पर होती तो आप तो उसे अपने सिर पर बिठा लेते। अरे मुझे तो समझ नहीं आता आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है। एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। अगर वो सही होती तो अमांस कभी उसे छोड़ता ही नहीं। वो प्रेग्नेंट थी तो अपने बच्चे का अबॉर्शन भी करवा सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो दूर तक सोचा था। उसे पता था कि ऐसे तो अमांस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। अपने बच्चे को हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन अमांस उसके जाल में नहीं फंसा। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, कभी कभी तो हमें यकीन नहीं होता कि तुम भी एक लड़की हो ना। वैसे जो बात तुम समस्तिका के लिए कह रही हो, क्या तुमने कभी खुद पर वो बात लागू की है क्या? मतलब तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, क्या तुमने भी इस बच्चे को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचा है क्या? उसकी बात सुनकर रितिका के चेहरे के रंग उड़ गए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वैष्णवी जी बोली, और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती हैं पापा जी, ये दोनों एक जैसे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें अब इसके बच्चे के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, और इन्हें घर से बाहर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। अमांस चिल्लाकर बोला, सोचिएगा भी मत, मैं आगाज नहीं हूँ। गलती करने के बाद मैं पछताता फिरूँ। अगर किसी ने मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो उसे पता चल जाएगा कि अमांस चौहान भी चौहान खानदान का खून है, जो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में चैलेंज देखकर गिरिराज जी व्यंग से बोले, तुम बेशक से चौहान खानदान का खून हो, लेकिन खून के नाम पर तुम एक धब्बा हो। रितिका गुस्से से बोली, आप लोगों के मुंह से जो बातें निकल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समस्तिका के पास आस्तिक है। अगर उसके पास आस्तिक नहीं होता ना तो आप लोग भी उसके बारे में जरा भी नहीं सोचते। आपको सिर्फ और सिर्फ इस घर का वारिस चाहिए। आपका भी मतलब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे की तरफ आवाज़ आई। दादाजी। वो आवाज़ सुनकर गिरिराज जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने चौंकते हुए सामने की तरफ देखा, जहाँ पर समस्तिका खड़ी थी और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। गिरिराज जी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वही वैष्णवी जी भी शॉक्ड रह गई थी।
अमांस और रितिका भी हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रहे थे। समस्तिका वहाँ पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ मुस्कान और आस्तिक भी थे। गिरिराज जी कांपती हुई आवाज में बोले, परी। समस्तिका ने रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और फिर आगे की तरफ आई। वो गिरिराज जी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र भी अमांस और रितिका की तरफ नहीं देखा था, लेकिन रितिका का बेबी बम्प उसे छिप नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू इस बात के लिए निकल रहे थे कि उसके जाने के बाद कैसे आगाज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है और उसने रितिका को ना सिर्फ अपनी बीवी बनाया, बल्कि रितिका अब उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना था। फ़िलहाल उसे अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचानी थी। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, कहाँ थे तुम बेटा? समस्तिका रोते हुए बोली, सोचा नहीं था इस तरह से इस घर में ऐसे वापस आऊँगी, लेकिन मुझे आना पड़ा दादाजी। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ खींच लाई है। वैष्णवी जी ने तुरंत आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोली, खबरदार, अगर ऐसी बातें की तो कोई मजबूरी से नहीं आई हो तुम। ये घर है तुम्हारा, इस घर पर हक है तुम्हारा। तुम इस घर की ना सिर्फ बहू हो बल्कि बेटी भी हो। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी समस्तिका खुद को संभालते हुए बोली, माँ, मैं इस घर में वापस तो आई हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दीजिए, मेरी बच्ची का जान बचा लीजिए। उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। प्लीज़ आप लोग मुझे वो पैसे दे दीजिए। मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ये बोलते हुए बेहिसाब रोए जा रही थी और अचानक ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वो गिरिराज की तरफ देख रही थी, लेकिन उसे गिरिराज का चेहरा तक नहीं नजर आ रहा था। देखते ही देखते उसका सर पीछे की तरफ हुआ। उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाई और वो धड़ाम से नीचे गिरने को हुई। पर किसी ने उसे अपने बाहों में संभाल लिया। सब लोग की सांसें हलक में अटक गई थी, ये सोचकर कि समस्तिका कहीं गिर न जाए। वैष्णवी जी और गिरिराज ने तुरंत उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। अमांस भी उसे संभालने के लिए आगे आया था, लेकिन समस्तिका को संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि आगाज था। उसकी बाहों में समस्तिका झूल रही थी और आगाज की नजरें ना सिर्फ समस्तिका पर बल्कि उसकी गोद में पकड़ी हुई अपनी नन्ही सी जान पर भी थी। उसका दिल धक से रह गया। वही समस्तिका की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन अपनी बंद होती हुई आंखों से ही उसने आगाज की तरफ देखा और बोली, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए चौहान साहब। ये बोलकर वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। उसे यूं देखकर आगाज की गहरी लाल आंखों से आंसुओं की बूंद गिर गई, जो सीधा समस्तिका के चेहरे पर आ गिरी। मुस्कान ने जल्दी से आकर समस्तिका की गोद में पकड़ी हुई आसी को संभाला और वहीं आस्तिक भागते हुए वैष्णवी जी के पास आया। वैष्णवी जी ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया था। आगाज ने अब समस्तिका को अपनी गोद में संभाला और उसे लेकर जल्दी से बाहर गाड़ी की तरफ आया। वो मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ तुम भी जल्दी से गाड़ी में बैठो। मुस्कान ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आगाज वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ प्लीज़ आस्तिक को संभाल लीजिएगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वैष्णवी जी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहें। एक तरफ समस्तिका थी, दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके लिए समस्तिका हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो बची थी कौन? उन्हें अभी कोई भी बात क्लियर नहीं थी। वहीं गिरिराज जी की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। वो तुरंत सोफे पर बैठ गए। वैष्णवी जी ने अब जल्दी से आकर उसे संभाला। आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी आसी ठीक तो हो जाएंगी ना दादी माँ? उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। लेकिन अब तो हम यहाँ पर आ गए हैं ना, आप लोग मेरी माँ को पैसे देंगे ना आसी की ट्रीटमेंट के लिए? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगा। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बह रहे थे और अमांस और रितिका दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आगाज समस्तिका और आसी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने समस्तिका को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और साथ ही साथ आसी को भी। आसी के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। आज थोड़ी देर पहले ही उसके पास मुस्कान की मिस्ड कॉल और बहुत सारे मैसेज आए थे।
एक ही नंबर से इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर उसने तुरंत उस नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन उस वक्त मुस्कान समस्तिका के साथ थी, इसलिए वो आगाज से बात नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने तुरंत आगाज को दोबारा कॉल किया और आगाज ने भी सामने से कॉल रिसीव किया। मुस्कान ने बस उसे इतना ही कहा कि आधे घंटे के बाद वो चौहान मेंशन आ जाए, क्योंकि समस्तिका चौहान मेंशन आने वाली हैं। समस्तिका का जिक्र सुनकर ही आगाज की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने जल्दी से पूछा, मेरी समस्तिका और आस्तिक ठीक तो है ना? मुस्कान ने सामने से कहा, तुम्हारी समस्तिका और आस्तिक तो ठीक है, लेकिन आसी, उसकी तबीयत खराब है। आगाज ने हैरानी से पूछा, आसी? कौन आसी? तो मुस्कान ने बस इतना सा जवाब दिया, तुम्हारी बेटी। और ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उन दोनों को एडमिट करवाने के बाद अब आगाज मुस्कान की तरफ देख रहा था। उसने मुस्कान से पूछा, आसी को क्या हुआ है? आसी को क्या प्रॉब्लम है? मुस्कान रोते हुए बोली, आसी की किडनी में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसका ऑपरेशन होगा जिसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। आगाज का दिल धक से रह गया। आज वो पहली बार अपनी बेटी से मिला और वो भी इस तरह से। आसी बस सिर्फ 3-4 महीने की ही थी, नाजुक सी कली, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी नॉर्मल नहीं थी। आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। काश वो उस दिन थोड़ा सा दिमाग से काम लेता और ये सब कुछ ना होता तो शायद कभी उसकी आसी को ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए भी तो कहाँ जाए, आसी के पास जाए या फिर अपनी परी के पास। हालांकि आसी के लिए उसके दिल में प्यार कम नहीं था, लेकिन वो पहले अपने परी के वार्ड की तरफ आया और आते ही उसकी नज़र परी पर गई, जो बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने जैसे ही आगाज को देखा वो तुरंत बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ पूरी तरह से ठीक है, लेकिन स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिलहाल के लिए हमें इंजेक्शन दिए हैं और ड्रिप भी लगा दी हैं, लेकिन आपको इसका पूरा ख्याल रखना होगा। होश में आते ही इन्हें एक अच्छी केयर की ज़रूरत है। आगाज ने सर अपना हाँ में हिला दिया और डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद आगाज समस्तिका के और भी ज़्यादा करीब आया। वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने समस्तिका के हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। वहीं समस्तिका ने एकदम से गहरी सांस ली। आगाज की आंखों से आंसू एक बार फिर से निकली। वो कभी रोता नहीं था। जब समस्तिका उसकी ज़िंदगी से गई तब वो बस एक ही बार रोया था। उसके बाद वो हर बार अपनी आंखों के आंसुओं को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जैसे आज समस्तिका को देखकर वो सारा कंट्रोल छूट गया था। वही समस्तिका जो बेहोश में थी, आगाज का हाथ अपने हाथ पर महसूस कर उसकी भी पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसके सामने आगाज का चेहरा था। आगाज को देखकर कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर कुछ ही पल बाद उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आगाज समस्तिका की तरफ देख रहा था। उसने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था और उसकी आंखों से बहते आंसू समस्तिका के हाथ पर गिर रहे थे। समस्तिका अब तक बेहोश थी, लेकिन अब अचानक ही आगाज का एहसास उसे अपने आसपास हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। आंखें खोलकर वो कुछ पल यूं ही आगाज को देखती रही। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में आगाज ही उसके सामने है, और अगले ही पल अब उसने आगाज से अपना चेहरा घुमा लिया था। आगाज की आंखों से आंसू भी अब जैसे भारी होने लगे थे। उसने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? समस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस व्यंग से हंसी और फिर हंसती ही चली गई, उसकी ज़िंदगी को तबाह करके। और अब उससे पूछ रहा है कि तुम ठीक तो हो ना? वो हंसी जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसकी हंसी रुक गई। उसे आसी याद आ गई। वहीं आगाज उसकी हंसी को महसूस कर सकता था कि वो कहीं से भी खूबसूरत या फिर दिल से नहीं, वो शायद अपनी किस्मत पर हंस रही हैं, जो किसी रोने से भी बढ़कर था। आगाज को अचानक ही समस्तिका का हाथ अपने हाथ से छूटता हुआ महसूस हुआ। जब समस्तिका एक झटके से अपनी जगह से उठकर बैठी, वो तुरंत बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ निकली। अब जाकर उसे समझ आया कि वो हॉस्पिटल में थी। बाहर आते ही जब उसकी नज़र दूसरे वार्ड पर खड़ी
कान पर गई तो मुस्कान को देखते ही जैसे एक पल के लिए फिर से अपने कदमों पर रुक गई थी। एक गहरी सांस लेकर वो फिर से मुस्कान के पास आई। मुस्कान ने भी जब उसे देखा तो हैरानी से बोली, तुम यहाँ? तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम चलो और अपने वार्ड में रेस्ट करो। समस्तिका तुरंत बोली, आसी कहाँ है? आसी का ट्रीटमेंट हो रहा है क्या? डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? बताओ ना मुस्कान, मेरी आसी को कुछ होगा तो नहीं ना? वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? मेरी आसी ठीक? उसके सवाल पूरे होते उससे पहले ही आगाज की आवाज़ वहाँ पर गूंजी, हमारी आसी को कुछ नहीं होगा, हमारी आसी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। समस्तिका उसकी बात सुनते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बरसने लगे थे, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर तुरंत आगाज के पास आई। आगाज चुपचाप उसे देख रहा था। अब अचानक ही समस्तिका उसके बिल्कुल करीब आकर उसके गिरेबान से पकड़ लिया और बोली, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, अगर आपने आसी को अपनी बेटी कहा तो आसी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आपका उससे। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। आगाज उसका गुस्सा बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, और वैसे भी आसी को आप अपनी बेटी ही क्यों कह रहे हैं? भूल गए क्या आप मुझे? मैं तो गोल्ड डिगर हूँ। मैं तो आपके पास आपके पैसे के लिए आई थी। क्या क्या कहा था आपने? मेरी औकात नहीं है आपके सामने खड़े होने की। हाँ, मेरी क्यों औकात होगी? मेरी औकात कुछ भी नहीं है मिस्टर चौहान। मैं तो एक भिखारी हूँ। भिखारी समझते हैं ना आप, जिसने सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गुजारा है, भीख मांगकर खाया है और अपने बच्चे को भी खिलाया है। लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया मैंने, कभी किसी को टॉर्चर नहीं किया, कभी पैसों के लिए किसी को तकलीफ़ नहीं दी मैंने। इसलिए खबरदार, अगर अब आपने मुझे कुछ कहा तो मैं सुनूंगी नहीं। ये बोलते हुए अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं आगाज उसका गुस्सा देखकर हैरान था। कभी भी समस्तिका ऐसे ही गुस्सा नहीं किया करती थी। अगले ही पल समस्तिका ने एक झटके से उसे छोड़ा और पीछे की तरफ हटकर अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसका सर जोरों से दर्द कर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से सब धुंधला धुंधला चलने लगा था। आगाज को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था जब भी समस्तिका होश में आए तब उसकी अच्छे से केयर करनी, उसे अच्छे से खिलाना पिलाना है ताकि वह जल्द से जल्द रिकवर हो सके। अभी समस्तिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो तुरंत उसके करीब आया और उसे हाथ लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल समस्तिका ने उसे खुद से दूर रहने का इशारा किया और बोली, मैं खुद को संभाल सकती हूँ चौहान साहब, आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे। बहुत महंगा है आपका प्यार और आपका साथ। इतनी औकात नहीं है मेरी कि मैं आपको अफोर्ड कर पाऊँ। आगाज उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, पुरानी बातें भूल जाओ ना समस्तिका, हमारी आसी को हमारी ज़रूरत है। समस्तिका चिल्लाकर बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊँ चौहान साहब? और क्या भूल जाऊँ? हाँ, क्या भूल जाऊँ? कुछ भी तो नहीं भूल सकती मैं। मेरा दिमाग कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है जिसमें आप डिलीट का बटन दबाएंगे और सब कुछ डिलीट हो जाएगी। यह समस्तिका कभी कुछ भी नहीं भूल सकती। और रही बात आसी को ज़रूरत की, तो इसी बात का अफसोस है कि उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना, एक माँ अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो उसे ना चाहते हुए भी लोगों के सामने झुकना पड़ता है। अपने बच्चों के सामने मैं पूरी दुनिया लाकर रख दूंगी, लेकिन मुझे आपके सामने आकर आपके सामने हाथ फैलाना पड़ा। एक माँ बहुत बहुत हिम्मत वाली होती है चौहान साहब, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आती है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, मजबूरी खा जाती है उसे। आपने सही कहा था मुझे कि मैं खुश दिख रही हूँ। देखिए, पूरी दुनिया से भीख मांगकर भी मेरा मन नहीं भरा, जो मैं आपके सामने आकर भी भीख मांगने के लिए खड़ी हूँ। प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, वो पैसे जो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए रखते हैं, क्योंकि उन पैसों की वजह से मेरी आसी की जान बच जाएगी। ये बोलते हुए उसने अपनी झोली आगाज के सामने बढ़ा दी और आगाज की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने अब जल्दी से समस्तिका के कंधे को थाम लिया। समस्तिका तुरंत पीछे की तरफ हट गई। मुस्कान की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो समस्तिका को कैसे संभाले। एक तरफ आशी की हालत बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से दूसरी तरफ समस्तिका को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा था कि आगाज समस्तिका को संभाल लेगा, लेकिन समस्तिका आगाज के सामने तो जैसे और भी ज़्यादा टूट गई थी। समस्तिका अब तुरंत मुस्कान के सामने आई और बोली, बताओ ना मुस्कान, मेरी आशी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अब तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना? अब तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मुस्कान उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, तुम क्यों रोए जा रही हो समस्तिका? कुछ नहीं होगा हमारी आशी को, हमारी आशी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पर प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। समस्तिका रोते हुए उसके सीने से लग गई और बिलख कर रोते हुए बोली, मुझे मेरी आशी ठीक चाहिए मुस्कान, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। अगर ये चौहान साहब पैसे नहीं देंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बेशक से मैं खुद को गिरवी रख दूं, लेकिन मेरी आशी का इलाज करवा कर रहूंगी। बोलते हुए वो पीछे की तरफ हुई। उसने एक बार फिर से अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। उसे चक्कर आने लगे थे और उसकी पल्स ड्रॉप होने लगी थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पास जाए या ना। वो उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन समस्तिका उसे छूने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तो उसे सीने से लगाना तो दूर की बात है, लेकिन वो उसे यूं भी नहीं देख सकता था। इसलिए वो जल्दी से उसके पास आया और अगले ही पल उसने उसे अपने बाहों में जकड़ कर कहा, कुछ नहीं होगा हमारी आशी को, और खबरदार अगर तुमने आशी पर सिर्फ अपना हक जताया तो। आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी क्यूट सी एंजल भी है। मुझे तो लगा सिर्फ मेरी एक परी है, लेकिन अब तो मेरे पास दो दो परी हैं। तुम ना बहुत बुरी परी हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मेरी लिटिल एंजल को जन्म दिया है। तुमने अब इतने वक्त तक उसे अकेले संभाला। अब देखना मैं उसे संभालूंगा, उससे मैं बहुत सारा प्यार करूंगा, तुमसे भी ज़्यादा। ये बोलते हुए उसने समस्तिका को और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था, लेकिन वो हैरान था कि समस्तिका इतनी शांत उसकी बाहों में क्यों खड़ी है। जिस हालत में समस्तिका थी या फिर जितना उसे गुस्सा आ रहा था, उस हिसाब से समस्तिका का एक बार फिर से उससे अलग होने की कोशिश करती, लेकिन समस्तिका तो बिल्कुल खामोश थी। और धीरे धीरे आगाज को महसूस हुआ कि समस्तिका ने अपना पूरा भार उस पर डाल दिया था। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने जल्दी से समस्तिका को खुद से अलग किया तो देखा कि समस्तिका की आंखें बंद थीं। आगाज ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला। मुस्कान भी हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है समस्तिका के साथ? समस्तिका तो पहले भी ठीक नहीं थी। उसका सर दर्द कर रहा था और चक्कर भी बहुत आते थे। अब तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही है। उसकी बात सुनते हुए आगाज चौंक गया कि समस्तिका को लगातार ऐसे चक्कर आते हैं और उसे सर दर्द महसूस होता है। वो तुरंत मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, तुम बस यहीं पर रहो, मैं समस्तिका को लेकर वापस उसके वार्ड में जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसे समस्तिका के वार्ड में वापस ले आया। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन आस्तिक बिस्तर पर सो रहा था और वैष्णवी जी उनके बालों को सहला रही थी। जब वो पूरी तरह से गहरी नींद में चला गया तो वैष्णवी जी तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने एक सर्वेंट को आस्तिक का ध्यान रखने के लिए बोल दिया था और उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि वो आस्तिक को छोड़कर 1 मिनट के लिए भी कहीं न जाए। बेशक से पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, वो अब आस्तिक, समस्तिका और आशिक के साथ किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। बाहर आते ही उनकी नज़र गिरिराज जी पर गई, जो वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। वैष्णवी जी उनके पास आई और बोली, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। गिरिराज जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वैष्णवी जी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी रितिका और अमास उन दोनों के सामने आकर खड़े हुए। गिरिराज जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अमास तुरंत बोला, आपको जहाँ जाना है आप चले जाएं। दादाजी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले आपको इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने होंगे। गिरिराज जी ने हैरानी से उन डॉक्यूमेंट की तरफ देखा, उन्हें अपने हाथ में लिए। अगले ही पल उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें लिखा था कि गिरिराज जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उन्होंने समस्तिका के नाम की थी, अब वो अमास और रितिका के नाम कर रहे हैं। गिरिराज जी के एक्सप्रेशन देखकर वैष्णवी जी ने भी उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया और फिर उन्हें देखकर गुस्से से अमास और रितिका की तरफ देखने लगी। वो रितिका की तरफ देखते हुए बोली,
थैंक गॉड तुम्हारी शादी मेरे आगाज से नहीं हुई, वरना मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चे की किस्मत पर रोती। ये बोलकर उन्होंने अमाज की तरफ देखा और बोली, और तुम्हारे बारे में तो क्या ही कहूँ, बस इतना कह सकती हूँ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरी कोख में जन्म नहीं लिया, वरना मैं सारी ज़िंदगी अपनी कोख को गाली देती। ये बोलकर उन्होंने जल्दी से वो पेपर्स फाड़ दिए और तुरंत वहाँ से गिरिराज जी को लेकर हॉस्पिटल के लिए चली गई। अमाज और रितिका का चेहरा गुस्से से काँप रहा था। रितिका गुस्से से लाल होते हुए बोली, अब तो वो समस्तिका वापस आ गई हैं। इन लोगों के नखरे तो पहले ही कंट्रोल नहीं होते थे, पहले ही उन लोगों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। मुझे तो लगा वो मर गई होगी, इसलिए इतने वक्त तक वापस नहीं आई, लेकिन नहीं, वो तो जिंदा थी। मरती भी क्यों, उसे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना। अमाज उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रितिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर भी सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें खुद पर जरा से भी शर्म नहीं आती क्या? तुम भी तो चौहान खानदान का खून हो, लेकिन तुम्हारी हालत एक भिखारी से भी ज़्यादा बुरी है। वो समस्तिका जिसे तुम सड़कों पर छोड़ आए थे ना, वो फिर भी थोड़ी बेहतर हालत में है, लेकिन तुम्हारे बारे में तो क्या ही कहूँ। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चली गई और उसकी बातें सुनकर अमाज का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। सिर्फ समस्तिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसे ऐसी ही बातें सुनाती थी। रजत उसका बिजनेस पार्टनर, रितिका और खुद चौहान फैमिली में भी उसे तरह तरह से जलील होना पड़ता था। उसने गुस्से से अपनी मुठियाँ कस ली और बोला, जब तुमने पहले इस घर में आई थी तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था, क्योंकि अगर तुम मेरी बीवी बनती तो आस्ती की वजह से पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे इरादे बिल्कुल बदल गए हैं। अब तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा जो एक्चुअली में तुम्हारे साथ होना चाहिए। भिखारी की किस्मत ज़्यादा देर तक जीना नहीं होता। एक बार तुम बच गई, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना जलील होने के बावजूद भी तुम जिंदा रह गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जान अपने हाथों से लेनी पड़ेगी। ना रहेगी तुम और ना ही मुझे इस प्रॉपर्टी के लिए तड़पना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे।